good morning to all students. Today we will starting a new topic in memory chapter, that is nature and causes of forgetting. In this topic we will discuss the nature and what are the causes of forgetting process. Okay. The first systematic attempt to understand the nature of forgetting was made by Hermann Ebbinghaus, who memorized list of nonsense syllables, trigrams such as NOK or SEP, and then measured the number of trials he took to relearn the same list at varying time intervals. He observed that the course of forgetting follows a certain pattern. Okay. जो हरमन एविंगहॉस थे, जो सबसे पहला अटेम्प्ट फॉरगेटिंग को मेज़र करने के लिए किसने उठाया था? हरमन एविंगहॉस ने। उन्होंने ही पहली बार एफर्ट्स किए थे फॉरगेटिंग की जो प्रोसेस है उसको मेज़र करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ उन्होंने ऐसे सिलेबल्स लिए जो क्या थे? नॉनसेंस थे, उनका कोई मीनिंग नहीं था, मीनिंगलेस कुछ वर्ड्स लिए उन्होंने, अल्फ़ाबेट्स लिए और उसको उन्होंने अरेंज किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को ये वर्ड्स दिए और उसके बाद उन्होंने क्या किया? कुछ ट्रायल्स लिए और उनको रिकॉल करने के लिए कहा ये जो वर्ड्स थे। तो उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया? जो आपकी फॉरगेटिंग की प्रोसेस थी उसको एनालाइज किया। लाइक एज द फिगर्स इंडिकेट्स द रेट ऑफ फॉरगेटिंग इज़ मैक्सिमम इन द फर्स्ट 9 आवर्स। अब जैसे ये जो आपकी फिगर है इसमें आप देखेंगे तो जो पहले 9 घंटे हैं आपके, जब आप लर्न करते हैं किसी भी चीज़ को, तो जो रेट होता है फॉरगेटिंग का मैक्सिमम कब होता है? जो फर्स्ट 9 आवर्स होते हैं। लाइक आपने अभी कोई चीज़ लर्न की, आपने कोई फार्मूला लर्न किया, आपने कोई भी चीज़ लर्न की, तो उसके जो 9 आवर्स तक वो चीज़ आपकी जो है फॉरगेट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर। और उन्होंने कहा अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसके बेस पर कहा कि पर्टिकुलरली जो आपका फर्स्ट आवर है उसमें और ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आफ्टर दैट द रेट स्लोज डाउन एंड नॉट मच इज़ फॉरगेटन इवन आफ्टर मैनी डेज। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर कहा कि उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो आपके फॉरगेटिंग का जो कर्व है वो डाउन होता चला जाता है, जो आपकी रेट थी फॉरगेटिंग की वो स्लो हो जाती है। Although Ebbinghaus experiments constituted initial explorations and were not very sophisticated, yet they have influenced memory research in many important ways. ये जो आपके एविंगहॉस ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो कर्व दिया है एविंगहॉस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, तो ये थोड़े बहुत दिन तक तो इसको लोगों ने माना, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इतना प्रभावकारी नहीं है ये, और उन्होंने क्या कहा कि ये जो है हम इसको पूरी तरह से नहीं मान सकते। बट ये फिर भी जो आपकी फर्दर आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हुए फॉरगेटिंग को लेकर, तो वहाँ पर आपका ये जो एविंगहॉस का एक्सपेरिमेंट था उसने उसके लिए एक बैकग्राउंड दिया। ठीक है। लेट अस नाउ एग्जामिन द मेन थ्योरीज विच हैव बीन एडवांस्ड टू एक्सप्लेन फॉरगेटिंग। अब कुछ एडवांस्ड आपकी जो थ्योरीज आई हैं, जो आपकी मॉडर्न साइकोलॉजी है, तो वो क्या कह रही हैं? आपकी फॉरगेटिंग का जो कॉज है वो क्या बता रही हैं? The first is forgetting due to trace decay. Trace decay is also called disuse theory, is the earliest theory of forgetting. ये सबसे पहली जो आपकी थ्योरी थी, decay theory जिसको बोलते हैं, disuse theory भी बोलते हैं forgetting के लिए। The assumption here is that memory leads to modification in the central nervous system, which is akin to physical changes in the brain called memory traces. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपकी मेमोरी है, वो मॉडिफाइड होकर कहाँ जाती है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है। ओके। उसके बाद क्या होता है? फिजिकल चेंजेस होते हैं और वो कहाँ होते हैं? आपके ब्रेन में होते हैं, और उनको क्या बोला जाता है? मेमोरी ट्रेसेस। उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें हम लर्न करते हैं, मेमोराइज करते हैं, वो मॉडिफाइड होकर कहाँ चली जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि वो कुछ फिजिकल चेंजेस के साथ ब्रेन में एक ट्रेस के रूप में स्टोर हो जाती हैं। When these memory traces are not used for a long time, they simply fade away and become unavailable.
और ये जो थ्योरी है आपकी ट्रेस डीके थ्योरी, वो क्या कह रही है कि जो मेमोरी ट्रेसेस बने हैं आपके माइंड में, जो ब्रेन में बने हैं, अगर उनको लॉन्ग टाइम तक यूज़ ना किया जाए, यूज़ करने से मीनिंग है उनका यहाँ पे रिकॉल ना किया जाए, रिवाइज ना किया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो जो ट्रेसेस आपके माइंड में बने हुए हैं मेमोरी ट्रेसेस, वो कैसे हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो अनअवेलेबल हो जाएंगे, वो वहाँ से वैनिश हो जाएंगे। This theory has been probed in educate in several grounds. If forgetting takes place because memory traces decay due to deuse, then people who go to the sleep after memorizing should forget more compared to those who remain awake, simply because there is no way in which memory traces can be put to use during sleep. देखिए यहाँ पर अगर ये जो आपका डिके थ्योरी है, इसको क्या किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया, किस बेस पर, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है कि जो आपके मेमोरी ट्रेसेस हैं वो डिके हो जाते हैं, अगर उनको यूज़ ना किया जाए, उनको रिकॉल ना किया जाए, तो उन्होंने यहाँ पर क्या, कैसे करके इसको क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने। उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है कि लोग किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करके सो जाते हैं, तो आफ्टर स्लीपिंग जब वो जागते हैं तो वो चीज़ें जो उन्होंने लर्न की थी, मेमोराइज़ की थी, वो भूल क्यों नहीं जाते। अगर ऐसा है कि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे उस चीज़ को, तो उसके जो ट्रेसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, अनअवेलेबल हो जाएंगे, तो उस समय जब हम सो जाते हैं तब तो वहाँ पे कोई प्रोसेस चल नहीं रही है यूजिंग की। तो जब वहाँ पे यूज़ कुछ भी नहीं हो रहा है, स्लीपिंग जब कोई बंदा कर रहा है, तो वो जो ट्रेसेस है वो क्यों नहीं वैनिश हो जाते, वो क्यों नहीं वहाँ से रिमूव हो जाते। और उन्होंने क्या कहा, those who remain awake after memorizing show greater forgetting than those who sleep. ओके, अब उन्होंने यहाँ पर भी क्रिटिसाइज़ किया इसको इस तरह से कि कई बार क्या होता है कि जो लोग सो जाते हैं और उसके बाद जब वो जागते हैं तो उनको तो वो चीज़ मेमोराइज रहती है, उनकी मेमोरी सिस्टम में फीड रहती है जो चीज़ें वो लर्न करके सोए थे। लेकिन ऐसे लोग जो किसी भी चीज़ को मेमोराइज करके और उसके बाद एक स्लीप नहीं लेते हैं, सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं, तो वो लोग उसको जो फॉरगेटिंग वाली प्रोसेस है उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो उन्होंने इस जो थ्योरी थी ट्रेस डीके थ्योरी, उसको पूरी तरह से उन्होंने गलत बताया। बिकॉज ट्रेस डीके थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन फॉरगेटिंग एडिकेटली, इट वॉज सून रिप्लेस्ड बाई अनदर थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग which suggested the new information that enters the long-term memory interferes with the recall of earlier memories and therefore interference is the main cause of forgetting. अब ये जो आपकी ट्रेस डीके थ्योरी था, इसको पूरी तरह से लोगों ने क्या कहा कि इसको रिप्लेस करने की नीड है, और ये थ्योरी आपकी जो है गलत है, एजुकेट नहीं है, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती है कि अगर कोई सो रहा है तो उसकी मेमोरी सिस्टम से वो सारी चीज़ें क्यों नहीं रिमूव हो रही जो वो मेमोराइज़ करके सोया था, या फिर ऐसे बंदे के साथ क्यों फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है जो मेमोराइज़ करके उसके बाद भी जाग रहा है और उसकी चीज़ें उसके माइंड से स्किप हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो थ्योरम था इसकी जगह आया आपका इंटरफेरेंस थ्योरी है आपकी, और ये थ्योरम आपका अभी हम लेते हैं। Forgetting due to interference. If forgetting is not due to stress decay, then why does it take place? अब अगर जो forgetting है, जो forgetting की प्रोसेस किसी बंदे के साथ होती है, अगर वहाँ पे stress decay नहीं होता है तो फिर ये क्यों होता है। A theory of forgetting that has perhaps been the most influential one is the interference theory, which suggests that forgetting is due to interference. अब यहाँ पर बात आई कि जो इन्फ्लुएंस्ड करती है, जो हमारी मेमोरी सिस्टम है उसको जो इन्फ्लुएंस करता है वो कौन करता है, इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस क्या है, कोई भी हर्डल, कोई भी चीज़ वहाँ पे इंटरफियर कर रही है अगर आपके मेमोरी सिस्टम में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के बीच में, तो वो कहलाती है आपका इंटरफियरेंस, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका फॉरगेटिंग होता है। This theory assumes that learning and memorizing involve forming of associations between items and once acquired, these associations remain intact in the memory. ये थ्योरी क्या एज्यूम करती है कि जब हम कोई भी लर्न करते हैं, किसी भी चीज़ को मेमोराइज करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एसोसिएशन होता है, किसके बीच में, आइटम्स के बीच में,
या जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम लर्न कर रहे हैं, उनके बीच में, सब चीज़ों के बीच में क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है. ओके, दीज एसोसिएशंस रिमेन इनएक्ट इन द मेमोरी. और ये जो एसोसिएशन है वो हमें किसके रूप में मिलता है, आपकी मेमोरी के रूप में मिलता है. अगर वो एसोसिएशन नहीं होगा उन आइटम्स के बीच में, इंफॉर्मेशन के बीच में, तो जो आपकी मेमोरी है वो किस में चेंज हो जाएगी, फॉरगेटिंग में. पीपल कीप एक्वायरिंग न्यूमरस सच एसोसिएशन एंड ईच ऑफ दीज रेस्ट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट. लोग एक्वायर करते हैं न्यूमरस टाइप की आपकी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उनमें एसोसिएशन होता है और उनमें कोई भी म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट नहीं होता. हाउएवर इंटरफेरेंस कम्स अबाउट एट अ टाइम ऑफ रिट्राइवल व्हेन दीज वेरियस सेट्स ऑफ एसोसिएशन compete विद ईच अदर फॉर रिट्राइवल. अब बात आती है आपकी इंटरफेरेंस की. इंटरफेरेंस कब आता है निकल के बेटा, जब हम रिट्राइवल की कोशिश करते हैं, जब हम रिट्राइवल के लिए ट्राई करते हैं. हमने वहाँ पर क्या किया, स्टोर हो गई, वो सेव हो गई मेमोरी, लेकिन जब हम रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो वेरियस सेट्स ऑफ एसोसिएशंस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, compete करते हैं. और किस चीज़ के लिए, रिट्राइवल के लिए. आप एक चीज़ लर्न कर मेमोराइज़ करना चाह रहे हो, दूसरी चीज़ निकल के आएगी. आप किसी और चीज़ को रिवाइज़ करना चाह रहे हो, मेमोराइज़ करना चाह रहे हो, लेकिन आपको तीसरी इन्फॉर्मेशन आती है, तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरफियरेंस होता है. और वो किसका कॉज बनता है, आपकी फॉरगेटिंग का. दिस इंटरफियरेंस प्रोसेस विल बिकम क्लियरर विद अ सिंपल एक्सरसाइज. रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू लर्न 2 सेपरेट लिस्ट ऑफ नॉनसेंस सिलेबल्स. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया कि जैसे कि आप 2 लिस्ट बनाते हैं जिसमें ए और बी 2 तरह की लिस्ट होती हैं, और दोनों लिस्ट के अंदर आप जो है नॉनसेंस सिलेबल्स को लेकर कुछ वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, लिख देते हैं वहाँ पर. उसके बाद आप पार्टिसिपेंट से कहते हैं कि इन दोनों लिस्ट को आप लर्न करिए. उसके बाद कहते हैं कि रिकॉल करिए. तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी पहली लिस्ट है उसके कुछ वर्ड सेकंड वाली लिस्ट में मिक्सअप हो जाएंगे, सेकंड वाली के वर्ड जो है फर्स्ट वाली लिस्ट में मिक्सअप हो जाएंगे. तो ये क्या कहलाता है, आपका इंटरफियरेंस कहलाता है. इंटरफियरेंस कैसे हुआ कि जो इंफॉर्मेशन आपने पहले गेन कर ली थी, उस इंफॉर्मेशन का इफ़ेक्ट किस पर पड़ रहा है, आपका जो सेकंड लिस्ट के जो वर्ड्स आप रिकॉल कर रहे हो वहाँ पर आपकी फर्स्ट लिस्ट के वर्ड भी आ रहे हैं. और ऐसे क्या होता है कि जो आपकी सेकंड लिस्ट है उसके जो वर्ड्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कि फर्स्ट लिस्ट के रिकॉल में चले जाते हैं. तो ये क्या कहलाता है, आपका इंटरफियरेंस इन मेमोरी सिस्टम. देयर आर एटलीस्ट 2 काइंड्स ऑफ इंटरफियरेंसेस डैट मे रिजल्ट इन फॉरगेटिंग. अब ये 2 तरह के होते हैं इंटरफियरेंस, 2 काइंड्स हैं इनके. इंटरफियरेंस कैन बी प्रोएक्टिव. Proactive means forward moving, which means what you have learnt earlier interferes with the recall of your subsequent learning, or retroactive background moving, which refers to difficulty in recalling what you have learnt earlier because of learning a new material. देखिए, जो आपकी प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब जो आपकी पास्ट लर्निंग है, जो आपने पहले कुछ सीखा है, तो वो किस चीज़ में इंटरफेयर कर रही है, जो आप न्यू चीज़ सीखना चाह रहे हो वो वहाँ पर इंटरफेयर कर रही है, आपको नई चीज़ एक्वायर नहीं करने दे रही. और जो आपकी रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो क्या होता है, द लेटर लर्निंग इंटरफेयर्स विद द रिकॉल ऑफ पास्ट लर्निंग. कि आपने कोई नई चीज़ सीखी, कोई नई आपने कोई एक नया स्किल सीखा, तो जो आपका नया स्किल है वो आपका जो पुरानी चीज़ आपने एक्वायर की थी, जो एक पुराना स्किल था, उसको रिकॉल करने में इंटरफियर करे, तो वो कहलाता है आपका रेट्रोएक्टिव. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इफ़ यू नो इंग्लिश एंड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लर्न फ्रेंच, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोएक्टिव इंटरफियरेंस. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ठीक है. अब इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, आपका पास्ट स्किल है, आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस है, आपका जो पास्ट इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है वो है. अब आप चाहते हो कि फ्रेंच भी आप सीखो, तो वहाँ पर क्या है, जब आप फ्रेंच सीख नहीं पा रहे हो, क्योंकि बार बार जब आप फ्रेंच सीखना स्टार्ट करते हो वहाँ पर क्या है कि इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं, तो वो आपकी क्या है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. ओके. अब इसको हम दूसरी तरह से रिट्रोएक्टिव भी देख सकते हैं कि आपको जो है फ्रेंच आपने सीख ली, फ्रेंच आपने सीखी, इंग्लिश आपको पहले से ही आती थी, लेकिन जब आप इंग्लिश को रिकॉल करो, कभी आप इंग्लिश बोलना चाहो, तब फ्रेंच जो वर्ड्स हैं वो आपकी टंग पर आ रहे हैं.
तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपने अभी प्रेजेंट में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, एक्वायर की थी, वो कहाँ इंटरफियर कर रही है, जो आपकी पास्ट इन्फॉर्मेशन थी, पास्ट नॉलेज थी, वहाँ पर इंटरफियर कर रही है। तो ये कहलाता है आपका रिट्रोएक्टिव इंटरफियरेंस।